जो नेपाल जल रहा है ये नेताओं और अधिकारियों की अयासियों का फल है। क्या इस तरीके से उनके दिमाग में सोशल मीडिया का भूत इस तरीके से सवार हो गया कि अपने देश को ही चला डालता है? नेपाल देश के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि आपने अपनी अयासियों के चक्कर में जनता का हक छीनने का काम किया। नेपाल का तख्ता पलट और नेपाल का इस तरह से जलना, ये सभी देशों को इससे सीख लेनी पड़ेगी। अब जनता नेताओं के झंडे में से डंडे को निकाल चुकी है। ये नेपाल सबसे बड़ा उदाहरण है। नेपाल में लोगों की भूख से मौत हो रही है। इस आंदोलन में युवा वर्ग बहुत ज्यादा रूप में शामिल था। पूरे विश्व का युवा अपने देश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। ये जनता का जो गुस्सा था वो एक तरह से जायज था। वित्त मंत्री भाग रहा है और उसको जनता लात से मार रही है। हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता है। यदि ये घटना हुई है तो इसके पीछे बहुत बड़ी विदेशी आक्रांताओं का दिमाग लगा होगा। आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? वहां के नेता जिम्मेदार हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। जनता ने एक उनसे उम्मीद लगा रखी है, उस उम्मीद को पे खरी नहीं उतरेंगे तो फिर तख्ता पलट हो कि ये युवा हर देश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। यदि युवाओं की संवेदनाओं और भावनाओं को नहीं समझा जाएगा तो तख्ता पलट हमेशा होगा। दर्द जब विस्फोट के रूप में फटता है तो एटम बम की तरह इसी तरह की क्रांति होती है। तेजस्वी यादव को मैं बताना चाहता हूँ कि नेपाल से लगा बिहार है तो नेपाल से लगा उत्तर प्रदेश भी है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, मेरे साथ में मौजूद हैं क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी। आइए हम बात करते हैं उसी मुद्दे पे। जिस तरीके से नेपाल की हालत को देखते हुए क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ सबसे पहले सोशल मीडिया बैन होता है। सोशल मीडिया बैन होने के बाद से विवाद छिड़ता है और वहाँ के प्रधानमंत्री AK शर्मा ओली को जिस तरीके से देश छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, वहाँ के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम ऐसी चीजें आप आगजनी को देख रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, जो नेपाल जल रहा है, जो नेपाल जलने की जो घटना हुई है, यह घटना बहुत ही दुखद है। जितनी शब्दों में भत्सरना की जाए वो कम है। लेकिन दुख इस बात का है कि जनता की प्रॉपर्टी को जनता ने जलाने का काम किया है और इसके गुनाहगार वहां के नेता, वहां के अधिकारी और वहां के जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, इन लोगों ने पूरी तरह से जनता अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया। जनता के विकास का पैसा जनता के घर घर तक ये लोग पहुंचाने में नाकामयाब रहे। वहां पे बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, ऐसी स्थिति है कि नेता और अधिकारियों की पत्नियां और बच्चे बड़े बड़े इस शहरों में अपना मकान बना करके रह रहे हैं, विदेशों में अपना मकान बना करके रहे हैं, विदेशों में इनके फार्म हाउस है इन नेताओं और अधिकारियों के। और यहाँ पे नेपाल में जो है लोगों की भूख से मौत हो रही है। लोगों को रोटी खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास शिक्षा, उच्च शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, उनको उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। यह आक्रोश आप देखे होंगे कि इस आक्रोश में, इस आंदोलन में युवा वर्ग बहुत ज्यादा रूप में शामिल था। तो ये हमारे देश का ही युवा नहीं, पूरे विश्व का युवा हमारे अपने देश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। लेकिन यदि युवा इस तरह से आक्रोशित हुआ है, जबकि वहां की जनता को यह पता है कि जो भी नुकसान हुआ है, लोकतंत्र का मंदिर जला है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, सारी बिल्डिंगें धू धू करके जल रही थी। ये जनता का जो गुस्सा था वो एक तरह से जायज था। लेकिन सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, जो जनता के पैसे से सरकारी संपत्तियां का जो नुकसान हुआ है, यह बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ के PM AK शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, आनंद फान में इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद में उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये भी एक बड़ा सवाल है कि वित्त मंत्री को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र में ये कहाँ तक जायज हो। देखिए, जब किसी भी चीज की अति होगी, यदि नेता का बच्चा को सुविधा अलग मिली जाएगी, जबकि हमारा ही देश देखिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का देश है। यदि नेता के बच्चों को सुविधाएं दी जाएगी, नेता और अधिकारियों के बच्चे अय्यासियां करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, और जो जनता जिसके अमूल्य वोट से ये नेता चुन करके लोकतंत्र के मंदिर में, चाहे किसी भी देश का नेता लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचता है, अधिकारी और नेताओं से, या सुप्रीम कोर्ट जो जलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो आगजनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जज, एक तरह से ये लोग जनता के लिए भगवान के रूप में होते हैं। जनता
को बड़ी उम्मीदें होती हैं इन लोगों से। जब ये हाथ जोड़ करके नेता जनता के बीच में दांत चियार करके आता है तो नेता उस समय जनता को अपना भगवान समझता है, लेकिन जैसे ही जनता का अमूल्य वोट लेकर के जनता इसको अपने नाम के आगे माननीय शब्द लिखने का अधिकार देती है और जब ये लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचता है, जनता की सेवा करने का शपथ लेता है, इसके बाद जब ये कुर्सी पर बैठता है तो उसको हवस जागती है पैसा बटोरने की। जनता के पैसों से ये नेता और अधिकारी अय्यासियां करने का काम करते हैं। इसी का परिणाम है ये नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन जो नेपाल जल रहा है, ये नेताओं और अधिकारियों की अय्यासियों का फल है। सोशल मीडिया बैन होने के बाद से इस तरह से उग्र होता है क्या? इस तरीके से उनके दिमाग में सोशल मीडिया का भूत इस तरीके से सवार हो गया कि अपने देश को ही चला डालता है? देखिए सिद्धार्थ जी, ये उग्रता एकाएक नहीं पनपती है। ये उग्रता धीरे धीरे एक जो है आग के रूप में सुलगती है, इसके बाद वो ज्वाला का रूप ले लेती है। जो ज्वाला का रूप आपने उस उग्रता को आपने देखने का काम किया है नेपाल में। अभी कल की घटना है और आपने देखा कि वित्त मंत्री, मैं भी देख रहा था न्यूज में, वित्त मंत्री भाग रहा है और उसको जनता लात से मार रही है और वो जो है बहुत दूर जाकर के गिर रहा है। ये है तो बहुत दुखद, ये लोकतंत्र के हिसाब से। लेकिन नेपाल देश के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि आपने अपनी अय्यासियों के चक्कर में जनता का हक छीनने का काम किया, जनता का रोजगार छीनने का काम किया, जनता का स्वास्थ्य शिक्षा छीनने का काम किया, तो ये आग ऐसे नहीं धधकी है। जेन जेट करके एक संस्था है जो हिंदू संस्था है, उसी का ये आंदोलन है, वो इतना ज्यादा उग्र हो गई कि पूरे देश को तबाह करने में जुट गई है। क्या हिंदू इस तरीके से हिंसक दिखा सकता है? देखिए, हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि आप ये समझिए कि यदि ये घटना हुई है तो इसके पीछे भी आप सोचिए कि किसी बहुत बड़ी विदेशी आक्रांताओं का दिमाग लगा होगा कि इस तरह की नेपाल में घटना करा करके, नेपाल में जो है इस तरह आगजनी करा करके नेपाल जैसे खूबसूरत से देश को बर्बाद किया जाए। इसमें कहीं न कहीं विदेशी आक्रांताओं के साथ नेताओं, विरोधी नेताओं की भी चाल हो सकती है, क्योंकि ये लोग अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र का मंदिर नेपाल में मैं जलते हुए देख रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? किसी देश का भी इसमें हाथ हो सकता है कि वहां खासकर नेताओं का भी हाथ हो सकता है? किसको आप जिम्मेदार ठहराते? देखिए, विदेशी आक्रांताओं का निश्चित ही हाथ है। दूसरी बात यह है कि वहां के नेता जिम्मेदार हैं, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्ता में बैठे नेता हों, क्योंकि इन लोगों ने जनता की संवेदनाओं और भावनाओं को समझने का काम नहीं किया। इन लोगों ने, इन नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर के जो है जनता के पैसे को लूट करके जनता के पैसे से अय्यासियां करने का काम किया। वहां पे भूख से मौत होती रही, वहां जनता की संवेदनाओं के साथ साथ जनता के हक का भी ध्यान नहीं दिया गया। यदि जनता के हक का ध्यान दिया जाएगा, जनता को रोटी मिलेगी, जनता को रोजगार मिलेगा। और आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये आदमी की तीन आवश्यकताएं जो है विशेष रूप से होती है। यदि आप इस पर भी ध्यान नहीं दोगे और जनता का पैसा आप हर तरह से टैक्स के रूप में हर तरह से आप जनता से वसूलने का काम करते हो, लेकिन जनता का विकास का पैसा जनता के घर घर तक तो पहुंचना ही चाहिए। ये इसका परिणाम है कि जनता को इन लोगों ने अवॉइड करने का काम किया है। वहां से खबर निकल के आ रही है कि दोबारा प्रक्रिया प्रधानमंत्री बनाने की शुरू हो चुकी है, उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेपाल का तख्ता पलट और नेपाल का इस तरह से जलना, ये सभी देशों को इससे सीख लेनी पड़ेगी। क्योंकि यदि वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, अब जनता नेताओं के झंडे में से डंडे को निकाल चुकी है। ये नेपाल सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि वो कुर्सी पर बैठने के बाद इस भोली भाली जनता की संवेदनाओं और भावनाओं को नहीं समझने का काम करेंगे, जो जनता ने एक उनसे उम्मीद लगा रखी है, तो उस उम्मीद को पे खरी नहीं उतरेंगी, तो फिर तख्ता पलट होगा, फिर आंदोलन होगा। और युवा बहुत बड़ी ताकत है, इस देश की ताकत है। मैंने कहा ना कि ये युवा उस देश की, हर देश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। यदि युवाओं की संवेदनाओं और भावनाओं को नहीं समझा जाएगा, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा, यदि युवा की भूख से मौत होगी तो तख्ता पलट हमेशा होगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जन क्रांति बहुत बड़ी क्रांति होती है। इस क्रांति को, क्योंकि ये क्रांति बनाई हुई क्रांति नहीं होती है, ये धीरे धीरे इस क्रांति एक विस्फोट का रूप लेती है। ये इसमें जनता की पीड़ा, इसमें जनता का दर्द छुपा होता है, जो दर्द जब विस्फोट के रूप में फटता है तो एटम बम की तरह इसी तरह की क्रांति होती है और इसी तरह से तख्ता पलट होता है। अगर हम बात करेंगे भारत के कुछ नेताओं की, अगर हम बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग को एक संकेत दिया कि बिहार के बगल ही नेपाल है, चुनाव आयोग को मैं धमकी नहीं दे रहा हूं,
हूँ, लेकिन उनको बता रहा हूँ, इनके लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव वो चारा चोर लालू का बेटा, अरे वो चारा चोर लालू का बेटा तेजस्वी यादव 5 फेल, वो क्या बात करेगा? ये सब तो देश के गद्दार हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं होंगी ऐसी घटनाएं जब हमारे देश का युवा जागेगा और तुम्हारे बाप के पेट के अंदर जो तुम्हारे बाप ने चारा खा करके पेट निकाला है, जो चारा खाने से उसकी पेट नहीं पचा पाया और किडनी उसकी डैमेज हो गई, डायलिसिस पे था, अभी चारा चोर जो है कोर्ट से पेरोल पे है, और ये चारा चोर का बेटा क्या बोलेगा? तेजस्वी यादव क्या बोलेगा? तेजस्वी यादव को मैं बताना चाहता हूं कि नेपाल से लगा बिहार है तो नेपाल से लगा उत्तर प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक सन्यासी जो भगवान ने जिसको मुख्यमंत्री बना करके मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा रखा है। ये याद रखना कि ये बुलडोजर घर गिराते थे, अब योगी जी का बुलडोजर तुम लोगों का जो थोबड़ा है ना, जो भ्रष्टाचारी रूपी थोबड़ा, जो चारा चोर रूपी थोबड़ा है तुम्हारा, ये पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का बुलडोजर नोचने का काम करेगा। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल देना। तुम्हारे लिए तो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ही काफी है, बस उनका बुलडोजर देखना और अपना उस बुलडोजर को नोचते हुए अपना थोबड़ा देखना, तब इस तरह की मनसा अपने विचार अपने दिल में रखना। एक नेता है, महाराष्ट्र के सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, संजय राउत, उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसी घटना घटित हो सकती है, उनके लिए क्या कहेंगे? संजय राउत से मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संजय राउत, तुम तो उद्धव ठाकरे को खा गए। उद्धव ठाकरे को जो तुम अपना बाप समझते थे, उद्धव ठाकरे को खा गए, राज ठाकरे को खा गए, पूरी शिवसेना को तुम खा गए, खा करके तुम निगल गए। और वो आदमी क्या बोलेगा संजय राउत, जो कार्यकर्ताओं के लातों से मार खाता है, जो लतखोर आदमी है, जो थप्पड़ों से मार खाता, रोज कार्यकर्ता उसको पीटते हैं रूम के अंदर, लेकिन बंद करके पीटते हैं, पीटने के बाद वो बाहर निकलता है, धूल उल पहुंच करके हंसते हुए निकलता है, वो संजय राउत क्या बात करेगा? अरे एक बार जरा तुम भारत के बारे में ऐसा सोच भी नहीं लेना। ये साधु सन्यासियों का देश है भारत, और यहाँ हमारे भारत माता के लाल इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे जैसे भारत माता के गद्दारों को। ये तुमने ऐसा सोच भी लिया ना तो तुम्हारे मुंह में जैसे पाकिस्तानियों के मुंह में बारूद भरने का काम किया था हमारे देश के सैनिकों ने, उसी तरह से भारत माता के लाल भारत माता के बारे में इस तरह का गंदा विचार रखने वाले के मुंह में बारूद भरने का काम करेंगे। ये बारूद तेजस्वी यादव जैसे लोगों को और संजय राउत जैसे लोगों के मुंह में भरा जाएगा। जो नेपाल के युवा जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, क्या वो सही है? नेपाल के युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये सरकारी संपत्तियों को जलाना ये गलत है क्योंकि वो जनता का पैसा था, लेकिन कब तक दर्द सहेंगे ये युवा? कब तक दर्द सहेंगे? युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनके बच्चों की भूख से मौत हो रही है। आप सोचिए कि आपने जनता का हक छीनने का काम किया है, और ये नेपाल ही नहीं, ये किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि आप ये समझिए आजादी के बाद से 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, इनसे उनसे गठबंधन करके रही, लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश की 70% जनसंख्या को आज भी 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़ा नहीं है। अगर बात करेंगे हम भारत देश की, तो भारत देश में भी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। रोजगार के नाम पे हमेशा कहीं प्रोटेस्ट होता है, कहीं किसी चीज के नाम पे प्रोटेस्ट होता है, लगातार प्रोटेस्ट तो भारत देश में हो रहा है। क्या इस तरीके की हिंसा भारत देश में होने की आशंका हो सकती है? बिल्कुल, गद्दारों का तो यही मानसिकता है, विपक्षियों का, और ये जो गद्दारी है उनकी मंशा यही है कि भारत में भी ऐसा हो। लेकिन मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे देश में परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक सभी पार्टी के नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, जब तक इन लोगों की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और प्रधानमंत्री की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ मिल करके काम नहीं करोगे, जनता के लिए काम नहीं करोगे, जनता जाग चुकी है। मोदी जी और योगी जी का कुछ नहीं होगा, वो तो पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ये पैसा प्रधानमंत्री जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी देश और प्रदेश के विकास के लिए भेजते हैं। ये पहले गठबंधन करके देश को मिल करके चलाना चाहिए, लेकिन ये जो गठबंधन होता है, इनके पीछे इनकी राजनीतिक हवस होती है जनता के पैसे को लूटने की, और जनता के पैसे को लूटोगे तो जनता उसका अंजाम उसी तरह से तुम्हें वहां तक पहुंचाने का काम करेगी जिस तरह से नेपाल में हुआ। लेकिन तख्ता पलट नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश में साम्राज्य स्थापित किए हैं, जो फिर ये हमारे योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ महाराज जी, 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद है। तख्ता पलट यहाँ नहीं होगा। यहाँ जनता तेजस्वी यादव जैसे कांग्रेसियों को पकड़ेगी, जो इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। इनके पेट में, मुंह में हाथ डाल करके वो जनता अपने पैसा जो भ्रष्टाचारी रूपी तोड़ में इनके पड़ा हुआ है, उसको मुंह में हाथ डाल करके निकालने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के लिए। जय हिंद।